तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जो क्लास लेंगे, आज हम उस क्लास में जो है एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं देखता हूँ कि एंजाइम काइनेटिक्स बहुत लोग समझाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उस तरीके से जो उसका जो एक्चुअल में जो उसका बेसिक है एंजाइम काइनेटिक्स का, वो नहीं समझा पाते हैं। तो आज हम के इस क्लास में सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ काइनेटिक्स, देन वी विल गो ऑन एंजाइम काइनेटिक्स। देखो, काइनेटिक्स दो टाइप की है, इस ध्यान रखना। अभी हम तो कह रहे हैं एंजाइम काइनेटिक्स, लेकिन एंजाइम काइनेटिक्स कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में बनी कहाँ से? केमिकल काइनेटिक्स। तो हम मैं एंजाइम काइनेटिक्स ना कह करके मैं बात करूंगा पूरी ब्रॉड वे में। ब्रॉड वे क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, केमिकल काइनेटिक्स में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्पीड ऑफ केमिकल इक्वेशन, और जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, रिएक्टेंट की, ये सब कुछ हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो, काइनेटिक्स के नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कि एक मोशन हो। मतलब काइनेटिक्स जब भी हम नाम लेते हैं तो अपना आप अंदर अंदर लगता है कि हम मोशन जैसी कोई चीज़ है, बिल्कुल, और ऐसा है भी। काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम कि जो पर्टिकुलर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केवल एंजाइम नहीं, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब होती है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कितने जो है सबस्ट्रेट के या रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या है, ये सब कुछ हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स। देखिए, हम इसको सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने पढ़ा है सबने, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी में भी देख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा कितने टाइम में, वो उसकी स्पीड है। क्योंकि देखो, काइनेटिक्स स्टार्टिंग ही यहां से है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की स्पीड क्या होगी। अभी पहले स्पीड को यहां समझ लेते हैं नॉर्मली, जैसे हम पढ़ते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब देखिए मैं इस पॉइंट पर हूं और इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना, अब मुझे देखना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में मेरी स्पीड क्या रही। स्पीड स्पीड मेरी क्या रही, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। 1 किलोमीटर कितनी? ए टू बी जो है कितना, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और मैं कितनी देर में आ गया, मान लीजिए कि मैं 1 मिनट में मैंने इसको क्लियर कर दिया। 1 किलोमीटर 1 मिनट में, तो मेरी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन टाइम 1 मिनट। तो क्या होगी मेरी स्पीड? 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट। तो इस स्पीड के लिए जब मैं ए से बी तक आया तो मैंने क्या चीज खत्म कर दी? क्या चीज खत्म हुई? ये डिस्टेंस खत्म हुई। कौन सी? ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस खत्म हो गई। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं किसी केमिकल इक्वेशन पर। मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट ए है और जो रिएक्टेंट ई है, ए है, वो रिएक्ट जो है प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लीजिए इसका एक मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट होने में 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड। तो अब मुझे चाहिए कि इसकी स्पीड क्या है इस केमिकल इक्वेशन की। ठीक इसी वे में देखेंगे हम कैसे है। तो स्पीड हम इधर लिख लेते हैं, इसकी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वाली मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, अपॉन टाइम, टाइम वही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकेंड में ए का एक मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकेंड, टाइम हो गया 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में हुआ क्या है, मैंने यहां पर जो है 1 मिनट में क्या किया था, एक को ए से बी तक आ गया था। तो मैंने क्या काम किया था, ये जो बीच की डिस्टेंस थी इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, ए से बी तक आने में। और जब ये ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा? ए खत्म हो जाएगा। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो इसका एक ही मॉलिक्यूल रह जाएगा। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल थे तो एक ही मॉलिक्यूल रह जाए, तो क्या खत्म हुआ? मॉलिक्यूल खत्म हुए। तो इसका मतलब है कि क्या चीज, मॉलिक्यूल खत्म हो रहे हैं तो क्या खत्म हो रहा है? इसका अमाउंट खत्म हो रहा है। ठीक है, इसका अमाउंट खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल खत्म हो गया, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड।
1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो इसकी जो है, इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर, अब देखो इसकी यूनिट, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर, मैंने यहाँ दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है तो यहाँ किलोमीटर लिख लेते हैं। टाइम की क्या दी हुई है यहाँ पर हमने, मिनट, तो हमने क्या कहा 1 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ मोल, इसके मोल कितने खत्म हुए, और ये क्या हुआ टाइम, इसका मतलब है कि सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं स्पीड नहीं कहूंगा, देखो अब क्यों नहीं कहूंगा स्पीड, जो स्पीड है ना, जो स्पीड है एक्चुअल में ये जो है, हम ये नॉन वेक्टर, मतलब कि ये नॉन वेक्टर प्रोडक्ट है, जबकि हमें यहाँ पर वेक्टर लेना है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ बदल, देखो एक अभी बताता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा। कोई पॉइंट ए पर है, यहाँ पर कोई चीज़ है, मेरी पॉइंट ए पर यहाँ ये, मैं इधर को जाऊँ, इधर को जाऊँ, इस पॉइंट से इधर को जाऊँ, या इधर को जाऊँ, या ऐसे जाऊँ, या ऐसे जाऊँ, तो ये पता क्या है, ये स्पीड है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं है। तो मतलब कि पॉइंट ए से किधर को भी भाग जाएं तो हमारी वो स्पीड है, लेकिन मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ही जाना है, इन सारी डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर इन सब डायरेक्शन में नहीं जानते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी एक डायरेक्शन हो गई, और डायरेक्शन हो गई तो वेक्टर, और वेक्टर में वेलोसिटी यूज करते हैं, स्पीड नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं ए कन्वर्ट होना चाहिए बी में, ना कि ये नहीं कि ए किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाए। अगर एक हम ये मान रहे कि ए किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाए तो स्पीड यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम क्या है, ए बी में ही कन्वर्ट हो और किसी चीज में कन्वर्ट ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं इंस्टीड ऑफ स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को कि स्पीड ही क्यों लिया जाता है यहाँ पर, वो स्पीड क्यों नहीं लिया जाता, वेलोसिटी क्यों कहते हैं, तो वेलोसिटी हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए इससे आगे चलते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये हमारा ए था, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो काइनेटिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन बताता हूं कि ये क्या है, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज कन्वर्टेड इनटू बी इन पर यूनिट टाइम। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन, कि इस ए की कितनी मात्रा एक इकाई समय में, वो एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, मतलब जिसमें आपको यूनिट लेकर आनी है आप वो मान सकते हैं कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी इन पर यूनिट टाइम। बस ये आपको हमेशा याद रखनी है, यही इसकी डेफिनेशन है, चाहे एंजाइम काइनेटिक्स हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो। अब हम चलते हैं इसका थोड़ा सा, इसको देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, कि मैथमेटिकल फॉर्म में काइनेटिक्स क्या चीज़ है। देखिए, जब कोई भी रिएक्टेंट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा एक रिएक्टेंट हो गया, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर मैं मान लूं कि ये हमारी रिवर्सेबल इक्वेशन है, ठीक है, रिवर्सेबल होगी तो हम यहाँ रिवर्सेबल का मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए, ये रिवर्सेबल का मार्क हो गया, ए से बी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए मान लिया मैंने रेट कांस्टेंट K1, और इसके लिए मान लिया मैंने रेट कांस्टेंट K2। ये रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट ही हमें ये बता रहा है क्या, जो मैंने भी डेफिनेशन भी थी, यही काइनेटिक्स की डेफिनेशन है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज कन्वर्टेड इनटू बी इन पर यूनिट टाइम। ये मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, इसे अभी प्रूव भी करूंगा मैथमेटिकली कि ऐसा है भी। और ये K2 क्या बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द बी इज कन्वर्टेड इनटू ए इन पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो गए हमारे रेट कांस्टेंट, कि किस मतलब किस वेलोसिटी से ए बी में कन्वर्ट होता है और बी ए में कन्वर्ट होता है, तो वो होंगे हमारे रेट कांस्टेंट। अब अगर मान लीजिए कोई इसकी वेलोसिटी लिखवाने के लिए कहता है, तो मैं कह रहा हूं कि पहले हम वेलोसिटी v1 मतलब कि ए से बी की तरफ के लिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। तो इसकी कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसकी ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी, अगर ए ही नहीं होगा तो बी कहां से बन जाएगा। अब अगर बात करूं मैं जो वेलोसिटी v2 है, मतलब K2 के लिए, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी।
ठीक है, अगर बी ही नहीं होगा तो ए कैसे बन जाएगा। तो ये जो है, अब जो ये दोनों जो प्रोपोर्शनल के मार्क लगे हुए हैं V1 वेलोसिटी के लिए और V2 वेलोसिटी के लिए, इन्हें हटाने के लिए हम दो रेट कांस्टेंट रखते हैं। कौन कौन से? K1 एंड K2। ठीक है, ये K1 और K2। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है कि V1 इज इक्वल टू K1 A कॉन्सेंट्रेशन एंड V2 इज इक्वल टू K2 B कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्लियर है। मतलब जो V1 है वहां पर K1 लगा दिया हमने, क्योंकि K1 कौन सा है, क्या इसका रेट कांस्टेंट है, और जो V2 वेलोसिटी है उसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है। यहां पर K1, अब जब K1 की जो अगर हम डिफाइन करें तो K1 क्या बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द A इज कन्वर्टेड इनटू B इन पर यूनिट टाइम, and the K2 is defined as the B, how much concentration of the B is converted into A in per unit time। तो ये इनके रेट कांस्टेंट और ये इनकी वेलोसिटी हो गई। अब देखो, मैं यहां पर अगर एज्यूम करूं, क्या एक मैंने मान लिया कि जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर होगी, जब आप देखो, जब भी आप काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां एक टर्म आती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो होता है कि इक्विलिब्रियम कि जब K1 की जो वैल्यू है K2 के बराबर हो जाए, कि इफ K1 इज इक्वल टू K2 द रिएक्शन इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब K1 जो है K2 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि when the value of rate constant of forward reaction is equal to rate constant of backward reaction, the chemical is at equilibrium। मतलब जब रेट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, उन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो K1 इज इक्वल टू K2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो V1 इज इक्वल टू V2, मतलब कि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा दोनों, क्योंकि वेलोसिटी उनके बराबर हो जाएगी। क्योंकि अब इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा वैसे समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हो क्या रहा है। इसका मतलब यह कि अगर एक सेकंड में ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक उसी एक सेकंड में बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा उस समय अगर मान लीजिए इसके 40 मोल हैं और इसके 20 मोल हैं, और हमने कहा कि अब जो इसके 40 मोल हैं और इसके 20 मोल हैं और जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम पर है, तो पता क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक सेकंड में इसका एक मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हुआ और ये कितने हो गए 39, तो ठीक उसी एक सेकंड में, कोई अलग से एक सेकंड नहीं आएगा, उसी एक सेकंड में बी जो है ए में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर दोबारा से 40 हो जाएंगे, और जो पहले ये 21 हो गए थे वो फिर दोबारा 20 हो जाएंगे। मतलब एक ही सेकंड में सारा काम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए एंड बी विल रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये 40 ही रहेगा, ये 20 ही रहेगा। ये रिएक्शन और फिर फर्दर प्रोसीड तब होगी जब हम इसमें ए की अमाउंट और मिला देंगे, तो फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू V2। अगर मैं इनको V1 और V2 को अगर इक्वल रख लूं तो क्या आता है, V1 की जगह रखेंगे K1 A कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K2 B कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि ये V1 इज इक्वल टू V2 है, तो V1 की वैल्यू क्या है, K1 A कॉन्सेंट्रेशन, और V2 की वैल्यू क्या है, K2 B कॉन्सेंट्रेशन। तो K1 A कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K2 B कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं देखो इसको रखूं क्या, कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एक मिनट, इसको देखते हैं हम कि सिंप्लीफाई करने पे ये हमको क्या मिलेगा। तो ये हमने एज्यूम कर लिया था यहां तक। अब इससे आगे चलते हैं हम, तो ये से पहले इधर लिख लेते हैं, K1 A कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K2 B कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं क्या काम करता हूं, इस A को जो इस K1 और K2 को एक तरफ कर लेते हैं, A और B को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा ये K1 इसको ले आते हैं इधर, K1 इसको नीचे ले आओ अपॉन K2 इज इक्वल टू B कॉन्सेंट्रेशन, और इसको नीचे लेगा इधर A कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये, और अब ये क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कब मिली हमें, इक्विलिब्रियम पर मिली है, तो हम ये लिख सकते हैं
कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू के EQ, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे भी तो लिखते हैं के इज इक्वल टू, जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कांस्टेंट जो लिखते हैं अब इस तरह से लिखते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये इंटरमीडिएट में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो कब अचीव्ड हो रही है इक्विलिब्रियम पर, सो वी कैन राइट इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम K1 अपॉन K2, तो और ये क्या है हमारे रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेस ऑफ रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यहां से डेफिनेशन हम इसकी बना सकते हैं बहुत बढ़िया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, ये बिल्कुल क्लियर है आपको, तो हम इसे अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है काइनेटिक्स, सिर्फ इसको थोड़ा समझने के लिए आपको अपनी इंटरमीडिएट्स की केमिस्ट्री जो है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी भारी बात नहीं है कि ये कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें देखता हूँ बहुत स्टूडेंट जो हैं एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से ही डरते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स पता नहीं क्या होगा। लेकिन एंजाइम काइनेटिक्स पे एकदम ना जम करके ना पहले थोड़ा सा ये बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कौन सी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब एंजाइम काइनेटिक्स में हम वहाँ पर ना जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहने लगते हैं, क्योंकि जो एंजाइम है उसके लिए सबस्ट्रेट प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा सबस्ट्रेट है S, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट P में, ठीक है। और इसको भी ऐसा कर लेते हैं हम, इसको रिवर्सेबल का मार्क लगा लेते हैं, ठीक है, ये लगा लिया हमने रिवर्सेबल का मार्क। तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और इसके लिए हमने रेट कांस्टेंट मान लिया K, ठीक। तो अगर मैं यहां पर इसके लिए वेलोसिटी लिखूं V, और जो वेलोसिटी होगी तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, इसका रेट कांस्टेंट K है तो K इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर हमें K क्या बता रहा है, हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। ये इसका डेफिनेशन है, किसका, जो रेट कांस्टेंट है यहां पर। तो ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, ठीक है, ये एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर केवल एक ही सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो या एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो प्रोडक्ट के बनने के लिए, या जो प्रोडक्ट का बनना है वो एक सिंगल सबस्ट्रेट या सिंगल रिएक्टेंट पर डिपेंड हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर सिंगल सबस्ट्रेट पर डिपेंड है प्रोडक्ट का बनना। तो अब देखते हैं कि इसकी जो है, जो मतलब इसकी यूनिट क्या होगी। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, यहां पर क्या खत्म होती है, मोल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम की क्या है सेकेंड, इज इक्वल टू K। इसी तरह सबस्ट्रेट की क्या हो गई, मोल, ये मोल हो गई, ये मोल हो गया, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, पर सेकेंड इसकी यूनिट आ गई, किसकी, रेट कांस्टेंट की। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पर सेकेंड। इसको हम इधर लिख देते हैं सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब चलते हैं हम इसको और आगे, ठीक है, ये हम कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यही रिएक्शन है और इसमें जो है दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हैं, एक तो S1 प्लस S2, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। रेट कांस्टेंट हमने K ही रखा, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब इसमें कर लेते हैं, तो यहां पर अगर हम इसके लिए लिखें वेलोसिटी, तो V इज इक्वल टू K इंटू S1 कॉन्सेंट्रेशन इंटू S2 कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी अब किस पर डिपेंड हो जाएगी, जो इसका वेलोसिटी है वो किस पर, S1 और S2 पे, क्योंकि S1 और S2 कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो दो रिएक्टेंट पर या दो सबस्ट्रेट पर डिपेंड हो, तो उसको कहते हैं हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दो जो है रिएक्टेंट या दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। इसके लिए एक बार यूनिट निकालते हैं। वेलोसिटी के में पता है क्या, मोल और सेकंड, मोल खत्म होंगे पर यूनिट टाइम, सेकंड ले लिया, इज इक्वल टू के इंटू S1 की यूनिट मोल, S2 की यूनिट मोल। ठीक है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये होगा, तो यहां लिख देते हैं हम इसको मोल सेकंड इनवर्स, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए। ठीक, अब इसको हम दोबारा रब करते हैं और चलते हैं, बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। ठीक है, ध्यान रखना थर्ड ऑर्डर इक्वेशन नहीं होती किसी भी केमिस्ट्री में हो चाहे बायोलॉजी में हो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो सकती है, इसके बाद मैं आपको जीरो ऑर्डर बताऊंगा, लेकिन थर्ड ऑर्डर इक्वेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती, देखिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होने के लिए ये होना चाहिए कि तीन रिएक्टेंट या तीन सबस्ट्रेट, उनका कोलिजन जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उनका कोलिजन एक साथ होना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मान लीजिए एक बीकर है, अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, एक ही सबस्ट्रेट है और वो इस सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, मैंने S1 और S2 ले लिए थे, S1 और S2, तो जब इसके बीच में रिएक्शन होगी तो S1 और S2 का ही आपस में कोलिजन होगा। ठीक है, इन दोनों का कोलिजन होगा और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर होगी तो S3 और आ जाएगा, ये आ गया S3। तो S3 में क्या होगा कि एक ही चांस ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही पॉइंट पर S1 S2 और S3 के इन तीनों का कोलिजन एक साथ हो जाए। ये या तो पहले S2 का S1 से होगा और फिर उसके बाद S3 से करेंगे, या S3 और S1 का होगा और S2 से करेंगे, या S2 और S3 का होगा और वो S1 से करेंगे, एक साथ नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि देखो केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कि जो थर्ड ऑर्डर से बनता हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे H2SO4 कि इसके साथ इसके अंदर तो इतने सारे हैं, H भी है, S भी है, O भी है, ये थर्ड ऑर्डर नहीं। पहले केवल S और O का कोलिजन होगा और SO4 बनेगा, और जो SO4 बन जाएगा वो H2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा, तब जाके H2SO4 बनेगा। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों का रिएक्शन हो गया और SO4 बन गया, ठीक है, SO4 बन गया तो ये क्या हो गया, ये तो अब एक ही रिएक्टेंट काउंट होगा, और इसके साथ में किसका, हाइड्रोजन का कोलिजन होगा, दो रिएक्टेंट हो गए। तो मतलब ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या रहा अल्टीमेटली, सेकंड, थर्ड नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने का कि S भी आएगा इधर से आएगा कौन, O, और इधर से आएगा H, और ये एक साथ कंबाइंड होंगे और H2SO4 बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, देखो इस चीज को थोड़ा समझना, जो जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, यहां थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है। देखिए जीरो ऑर्डर इक्वेशन जो है वो एक्चुअली ना, ये एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ही एक मॉडिफाइड वो है, जो मॉडिफाइड है। ये कैसे, देखो ये सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट के मान लिया। अब क्योंकि अगर सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जबकि इसको जो है सनलाइट दी जाए, इसको सनलाइट दी जाए, ये तभी कन्वर्ट होगा। अदरवाइज जो S जो है, मतलब जो सबस्ट्रेट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले इसको सनलाइट चाहिए, ये तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट पर डिपेंड होगी रिएक्शन हमारी, सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, सनलाइट पर। और जो सनलाइट है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो सनलाइट है वो तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, बस क्या उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे कि हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन और जो कार्बन
जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलकर के जो है जब वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो वाटर स्प्लिटिंग होगी वो लाइट की प्रेजेंस में होगी, और लाइट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो अब इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हुआ, ये जीरो ऑर्डर हो गई। कैसे, अब देखिए, इसके लिए वेलोसिटी लिखेंगे तो वो लिखी तो ऐसी जाएगी, v इज इक्वल टू के इंटू एस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो इसकी वेलोसिटी है कौन सा, लेकिन ये इस पर डिपेंड नहीं है, तो इसकी तो यूनिट क्या है, मोल सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू, अब क्योंकि यहां पर ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही है सबस्ट्रेट पर, तो इसकी मैंने क्या पावर को क्या मानूंगा, जीरो, क्योंकि सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, वो डिपेंड कर रही है किस पर, सनलाइट पर, तो इसकी पावर को मान लेंगे जीरो। अब इसकी पावर को अगर हम जीरो मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। किसी भी चीज की पावर जीरो हो, ध्यान रखना है, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1, तो के की यहां पर यूनिट क्या हो गई, मोल सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर के की, तो यह क्या हो गया, मोल सेकेंड इनवर्स, तो ये किसकी हो गई, जीरो ऑर्डर की, ठीक है, क्योंकि ये इसकी तो यूनिट यही रहेगी, और इसकी क्योंकि सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं करती इसलिए मैंने इसकी पावर जीरो रख ली, और जीरो रख ली तो इसकी वैल्यू हो गई क्या, 1, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल सेकेंड इनवर्स, तो के की वैल्यू ये आएगी। तो देखो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर की और जीरो ऑर्डर की जो यूनिट है वो सेम है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर की अलग है, तो मोल, तो इसमें ध्यान रखना आपको इस तरह से। अब इसको हम चलते हैं आगे, देखिए, देखो जो एंजाइम काइनेटिक्स है ना, देखो इसे समझने के लिए अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट की जो केमिस्ट्री का जो है ना, जो जहाँ पर इक्विलिब्रियम वगैरह दिए हुए हैं उसे थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो और भी अच्छा आपको समझ में आने लगेगा ये। अब देख, हमने सारा एक क्लियर कर लिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको एंजाइम पर थोड़ा सा डिपेंड करते हैं कि एंजाइम में क्या हुआ। देखो एंजाइम की एक बेसिक इक्वेशन है, इसको आप हमेशा याद रखना, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ठीक। इसके लिए हमने मान लिया रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए मान लिया K2, इसके लिए मान लिया K-1, और इसके लिए मान लिया K-2। ये माइनस इसलिए लगाया कि मतलब ये रिवर्स के लिए है, ये इसमें भी माइनस लिए रिवर्स के लिए है। देखो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये रहा हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्दर रिएक्शन होगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये K1 है इसको कंसिडर किया जाता है, जो K2 है इसको भी कंसिडर किया जाता है, K-1 को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन K-2 को कंसिडर नहीं किया जाता कभी भी। इसको लिख देते हैं, आप बुक्स में भी देख लेना, वहाँ पर भी लिखा हुआ तो होगा, लेकिन इसको K-2 को कंसिडर नहीं करते हैं। एक बार नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि वाई K-2 इज नॉट कंसिडर्ड इन एंजाइम काइनेटिक्स, कि इसे क्यों नहीं करते हैं कंसिडर। देखो इसलिए नहीं करते हैं, जो एंजाइम एक्टिव साइट्स हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, एंजाइम एक्टिव साइट्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक अभी बताऊंगा आपको, स्टीरियो स्पेसिफिक तो है, तो इसका मतलब ये कि वो ऐसी हैं कि उसके साथ सबस्ट्रेट तो बाइंड कर सकता है एक्टिव साइट के साथ, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बाइंड कर सकता। अब क्योंकि ये सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में बदल गया है, तो वो प्रोडक्ट जो है इस एंजाइम के साथ बाइंड होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार जो है ये बता देता हूं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो मैंने वर्ड यूज किया है उसका मीनिंग क्या है। पहले आप एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है, पहले डाल लेते हैं हम यहां पर एक्टिव साइट। Active sites have two main important part. One is binding site and another is catalytic site. Catalytic site, ठीक है। एक तो होगी बाइंडिंग साइट और एक हो गई कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट क्या है उसे देखते हैं। देखो
मान लो ये है हमारे सामने क्या, एंजाइम की एक्टिव साइट, और यहाँ पर ये एक साइट ये है, एक साइट ये है और एक साइट ये है, ठीक है। और देखो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका। देखो आपने एक रिएक्शन सुनी होगी जो गिल्सरॉल काइनेज की प्रेजेंस में होती है, और उसमें क्या होता है, जो गिल्सरॉल है वो गिल्सरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो गिल्सरॉल मॉलिक्यूल है वो गिल्सरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि वाई गिल्सरॉल काइनेज ऑलवेज अटैच द फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑन थर्ड पोजीशन ऑफ गिल्सरॉल मॉलिक्यूल, कि हमेशा जो गिल्सरॉल काइनेज जो एंजाइम है वो गिल्सरॉल के थर्ड पोजीशन पर ही क्यों जो है हमेशा फॉस्फेट को अटैच करता है, सेकंड पे क्यों नहीं करता। तो उसका आंसर यही छुपा हुआ है कि बिकॉज एंजाइम एक्टिव साइट आर स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए ये अब जो गिल्सरॉल मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। अब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, अब देखो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को मैंने ये मान लिया, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट OH है, ये सेकंड OH है, ये थर्ड OH है, ठीक है। फर्स्ट तो ऐसे मान लिया हमने इसको, तो ये मतलब देखो मान लिया, तो हमने ये मान लिया कि ये जो हमारा OH है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड OH मॉलिक्यूल है। तो ये हमने मान ली कि ये जो है ये है बाइंडिंग साइट दोनों, और ये है कैटालिटिक साइट दोनों, ये क्या है बाइंडिंग साइट और ये क्या है कैटालिटिक साइट। और अब अगर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की बात करूं मैं CH2H, CHOH एंड CH2OH, तो इसको मैंने मॉलिक्यूल की देखो जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका सोचिए कि वो 3 डायमेंशनल है। ऐसा नहीं होता बोर्ड पर ऐसे लिखा हुआ है तो OH ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होता है, सारे मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है। तो ये भी 3 डायमेंशनल है, 1 2 3, फर्स्ट OH, सेकंड OH, थर्ड OH। तो अब मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट OH है, ये वाला कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो जो ग्लिसरॉल काइनेज है वो हमेशा थर्ड कार्बन पर ही जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगाता है, वो इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेकर के आऊँ और उसको यहाँ पर टच करूँ तो देखो इसका जो थर्ड कार्बन है वो कैटालिटिक साइड पर आ रहा है, और जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट और सेकंड जो OH है, ये दोनों कहाँ पर आ रहे हैं बाइंडिंग साइड में। और अगर मैं मॉलिक्यूल को रिवर्स कर दूं ऐसे, तो वो ऐसे बाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल के दोनों OH बाइंडिंग साइड पा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी एक्टिव साइट है और जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैं ये कैसे हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये भी होता है, देखो आप अपने मोबाइल का सिम स्लॉट, जो सिम स्लॉट है और सिम को देखें, अगर आप अपने मोबाइल में सिम को अगर उल्टा टेढ़ा या इधर उधर करके डालना चाहोगे आप नहीं डाल सकते। जिस ओरिएंटेशन में कट बना हुआ है सिम का आप उसी ओरिएंटेशन में डाल सकते हैं। तो जो सिम स्लॉट हुआ और जो सिम हुआ ना वो आपस में स्टीरियो स्पेसिफिक है। सेम इसी तरह से जो मॉलिक्यूल होता है और जो एक्टिव साइट होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, मतलब उसके साथ में सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा लेकिन प्रोडक्ट बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए जो हम कहते हैं कि ऑल द मेटाबॉलिकल पाथवे आर इरिवर्सिबल। कोई भी मेटाबॉलिकल पाथवे रिवर्सेबल नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि नहीं वहाँ तो हमने तो बहुत सारे रिवर्सेबल के मार्क लगे भी देखे हैं, वो रिवर्सेबल के मार्क कंप्लीट पाथवे के लिए नहीं, किसी 1 या 2 स्टेप के लिए हो सकते हैं। कंप्लीट पाथवे कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता, ध्यान रखना। ऑल द मेटाबॉलिकल पाथवे आर इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल हो सकता है लेकिन वो सेम साइट पर नहीं किसी और साइट पर होगा, या कंप्लीट पाथवे रिवर्सेबल नहीं हो सकता, 1 2 स्टेप हो सकता है, ठीक। तो जो उस बात को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि ये बाइंडिंग साइट जो है, क्योंकि देखो ये दोनों तो बाइंडिंग साइट हैं, कैटालिटिक साइट सिर्फ ये है, और जो एक्चुअल इक्वेशन होनी है, जो रिएक्शन होनी है वो यहीं पर होगा, ये पूरी एक्टिव साइट है। तो ध्यान रखना एक्टिव साइट्स के जो 2 मेन पार्ट हैं बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन लिखते हैं हम, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। इसके लिए हमने माना था K1, इसके लिए माना था हमने K-1 और इसके लिए K2। इसके लिए कुछ नहीं मानने की आवश्यकता क्योंकि हमने अभी बता दिया कि K-2 को अभी इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि वह एक्टिव साइट जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा, वो ऐसे वापस नहीं हो सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब तक ये सबस्ट्रेट की फॉर्म में तब तक जो है ये सबस्ट्रेट दोबारा से वापस आ सकता है, प्रोडक्ट बनने के बाद वापस नहीं होगा। अब देखिए इन तीनों चीज जो लिखी हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों के लिए आप वेलोसिटी लिखो जैसे मैंने अभी बताई। अभी जो मैं अभी बताता आ रहा हूं कि वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखिए
तो इनके लिए हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो हम v लिख रहे थे ना, अब उसको नीचे हम v नॉट लगा लेते हैं, ये एक नोट का मार्क, इसका मतलब है इनिशियल, कि बिल्कुल स्टार्टिंग में वेलोसिटी। तो vo और 1 मान लेते हैं इस k1 के लिए, इज इक्वल टू कैसे लिखते थे हम, k1, और k1 किस पर डिपेंड करता है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पर और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं v नॉट 2 इसके लिए इज इक्वल टू क्या होगा, k2, इसका जो रेट कांस्टेंट हो गया, और ये रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, इस पर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, देखिए K1 क्या बता रहा है हमें, K1 ये बता रहा है हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइंड टू फॉर्म्ड ES कॉम्प्लेक्स, और K2 क्या बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्री एंजाइम एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। ये ध्यान रखना आपको। और K-1 के लिए लिख लेते हैं, तो VO-1 इज इक्वल टू K-1, ये किस पे डिपेंड करता है, ES कॉम्प्लेक्स पर। बस फर्क कितना है अभी बता देते हैं, ये भी ES पर, क्योंकि ये K-1 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्री एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इन ए यूनिट टाइम, ये बता रहा है। तो देखो जिधर से जो कोई भी होगा ना, जब भी आप किसी के लिए भी वेलोसिटी लिखेंगे और जो उसके रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, तो ध्यान रखना कि वो डिपेंड किस पर करता है, इसकी डिपेंडेंसी इस पर है ना कि इन पर, ये तो बनने हैं, इसकी डिपेंडेंसी इन दोनों पर है, इस पर नहीं है, ये तो बनेगा। इसी तरह से इसकी डिपेंडेंसी इस पर है, अगर ES कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कहाँ से बन जाएंगे, और एंजाइम और सबस्ट्रेट नहीं होगा तो ES कॉम्प्लेक्स कहाँ से बन जाएगा, और ES कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो एंजाइम और प्रोडक्ट कहाँ से बन जाएंगे। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये इस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी अगर आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तीनों के लिए हमने इक्वेशन लिख ली। अब देखिए इसमें हम बताते हैं, जो ये भी ES कॉम्प्लेक्स है, ये भी ES कॉम्प्लेक्स है। अब VO2 जो है वो क्या बता रहा है, VO2 ये बता रहा है कि हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी मेन इक्वेशन है, लेकिन ये क्या कर रही है, ब्रेक डाउन किसका, ES कॉम्प्लेक्स का, और ये क्या कर रही है, ब्रेक डाउन किसका, ES कॉम्प्लेक्स का। ये दोनों ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, बस फर्क कितना है, ये ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन कर रही है एंजाइम और प्रोडक्ट में, और ये ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन कर रही है किसमें, एंजाइम और सबस्ट्रेट में। बस इतना फर्क है, दोनों डिपेंड ES कॉम्प्लेक्स पर ही करेंगी। जबकि ये क्या बता रही है, ये बता रही है फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इन दोनों के कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म्ड हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब जो है एक कंडीशन आएगी स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। अब पहले इसको करने से पहले हमें स्टडी स्टेट समझना होगा कि स्टडी स्टेट क्या है। देखिए इसको चलो हम इरेज कर लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ स्टडी स्टेट क्या होता है। देखो स्टडी स्टेट क्या होता है, क्योंकि इसके बाद में हमें एज्यूम करना है कि अगर स्टडी स्टेट कंडीशन आएगी तो क्या होगी। एक तो बताया इक्विलिब्रियम, अब बता रहा हूँ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में ऐसा होगा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जबकि जो हमारी पूरी की पूरी जो एंजाइमेटिक इक्वेशन है वो किस पर डिपेंड नहीं होगी, वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं होगी, वो एंजाइम पर डिपेंड हो जाएगी। उसे मैं पहले यहाँ पर बताता हूँ इस तरीके से। आपने ग्राफ देखा होगा, इधर लिखते हैं वेलोसिटी और इधर लिखते हैं हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके बनाते हैं और सामने लिख देते हैं इसके क्या, Vmax, ठीक। ये Vmax हमें क्या बताता है, ये Vmax हमें ये बताता है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इससे हम आगे कितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएं ये ऊपर को नहीं जाएगा, ये सीधी चलती रहेगी। और इस कंडीशन जो Vmax है वो हमें स्टडी स्टेट पर मिलती है। किस पर मिलती है, स्टडी स्टेट पर। तो स्टडी स्टेट कंडीशन क्या बताती है, हमें ये बताती है कि जितना ES कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा उतना ही ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा होगा। मतलब ये लिख लिया मैंने यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स, ये इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट, और इधर से एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ठीक उतना ही जो है किसमें, एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लीजिए ये 40 मोल है, यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 40 मोल है इस कॉम्प्लेक्स के, तो ये 40 मोल ही रहेंगे आगे तक। मतलब जैसे ही इसमें से एक सेकंड में एक ES कॉम्प्लेक्स
एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक उसी 1 सेकंड में एक एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर दोबारा से इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो रिएक्शन जो डिपेंड हो जाएगी ना, वो कंप्लीटली वो फ्री एंजाइम पर हो जाएगी। मतलब सबस्ट्रेट तो बहुत सारा है, सबस्ट्रेट खड़ा हुआ ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो तो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस फ्री एंजाइम के साथ जुड़ जाए। मतलब कि ये जैसे ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फ्री एंजाइम आया, और जैसे ये फ्री एंजाइम आएगा ये यहाँ आया और सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर ये बनाएगा। मतलब कि एट स्टडी स्टेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स विल रिमेन कांस्टेंट। 40 मोल है, 40 मोल ही बनी रहेगी। जैसे ही इसमें से एक मोल, ये 39 हुआ, 1 सेकंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक उसी 1 सेकंड में इस एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होगा और ये फिर दोबारा 40 मॉलिक्यूल होगा। इसको कहते हैं स्टडी स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि एट स्टडी स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। मतलब कि स्टडी स्टेट पर जितना फॉर्मेशन होगा ES कॉम्प्लेक्स का उतना ही ब्रेकडाउन होगा ES कॉम्प्लेक्स का। मतलब कि बन भी उतना ही रहा होगा और वो ब्रेक भी उतना ही हो रहा होगा। इस कंडीशन को कहते हैं स्टडी स्टेट। बट ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन स्टडी स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो स्टडी स्टेट बिल्कुल अलग चीज है, इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग चीज है। स्टडी स्टेट में कंटिन्यूअस रिएक्शन चल रही है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जबकि इक्विलिब्रियम पर क्या होता, ना तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, ना प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में। तो दोनों वहां पर कंडीशन एक जैसी हो गई थी। लेकिन यहां पर क्या है, ये डायनेमिक है और ये चलती रहेगी। मतलब ये रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं। ये और भी आगे आपको समझ में आ जाएगी जब हम स्टडी स्टेट को थोड़ा सा और आपका बताएंगे। तो इससे हमने पहले लिखी हुई थी इक्वेशन ये वाली, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, देखना कि ये इतना इजी मेथड है कि जिससे आप बहुत आराम से बस यहीं से बस हो जाएगा। क्या माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, जो मैं देखता हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट जो उसे रोज रटते हैं फिर भी वो उसको जो है सीख नहीं पाते हैं। तो इससे आगे का जो है, अगर आपको ये सीखना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए या ज्वाइन कीजिए इस ग्रुप को, और आपको बताया जाएगा कि बहुत ही इजी वे में हम एंजाइम काइनेटिक्स कैसे समझ सकते हैं और कैसे जो है हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है आपको कम से कम इसने इतना जरूर क्लियर कर दिया होगा कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या है और क्या नहीं है। इससे आगे की क्लास हम दोबारा पढ़ाएंगे आपको दूसरी क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।